जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये पार्ट नंबर 7 है मैकेनिक्स का। इसके पहले हम लोगों ने 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, इसके पहले हमने क्या बताया था लास्ट पॉइंट, एक समान वृत्तीय गति में। ठीक, अगर इसके पहले का आपने लेक्चर देखा होगा तो लास्ट में उसमें पॉइंट हमने क्लियर किया था एक समान वृत्तीय गति, और उसी का आगे का पार्ट है ये क्या, असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिए। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नियत होती है, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। ठीक, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर कोई कार्य नहीं होता है। अब इसमें समझो ध्यान से, इसमें देखो पहला पॉइंट लिखा है असमान वृत्तीय गति में। असमान वृत्तीय गति में क्या क्या होता है, चाल नियत नहीं रहती, ठीक, वेग नियत नहीं रहता। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, कण की गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती। जबकि इसके पहले वाले पॉइंट में हमने क्या क्लियर किया था, एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहती है और एक दिशा बदलने के कारण वेग बदलता रहता है। ठीक, इसमें क्या है, चाल नियत नहीं रहती, वेग नियत नहीं रहते और गतिज ऊर्जा नियत, यानी तीनों नियत नहीं रहते। फिर चौथा पॉइंट क्या है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कार्य होता है। यानी जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो उसमें कार्य होगा। जैसे मान लो ये आपका है ए और ये है आपका बी। ठीक है, अब यहाँ से हम ए से बी की तरफ जाते तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कार्य होगा। जबकि एक समान वृत्तीय गति में, यानी जो इसके पहले हमने क्लियर किया था, एक समान वृत्तीय गति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन असमान वृत्तीय गति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कार्य होता है। अगला देखो क्या लिखा, अगला लिखा कण पर दो त्वरण कार्य करते हैं। उसमें क्या था, कण पर एक त्वरण कार्य करते हैं। अब देखो उसको और इसको एक साथ हम क्यों बताते चल रहे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पहला अभिकेंद्र त्वरण जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, दूसरा स्पर्श रेखीय त्वरण या स्पर्श रेखा की दिशा में जिसकी दिशा होती है। ठीक है ना, तो उसमें एक त्वरण कार्य करता था एक समान वृत्तीय गति में, और ये है आपकी कौन सी, असमान वृत्तीय गति। ऊपर ध्यान तो क्या लिखा है, असमान वृत्तीय गति। और असमान वृत्तीय गति में क्या होता है, कण पर दो त्वरण कार्य करते हैं, एक है आपका अभिकेंद्र त्वरण और दूसरा है स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट क्या दिखा है इसमें, वेक्टर AC डॉट वेक्टर AT इक्वल 0, यानी दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 0 के। और लिखा है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दो, यानी AC परपेंडिकुलर AT। अगला क्या लिखा है, इनका परिणामी त्वरण होता है वे इक्वल अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग करके जोड़ दो और उसका वर्गमूल निकालो तो उससे आ जाएगा आपका परिणामी त्वरण। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डिफेंस के लिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं। अगला देखो ये पॉइंट, अगला लिखा है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होता है, इनके बीच समय अंतराल नहीं होता है। कहने का मतलब ये समझो, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन थर्ड लॉ जिसको बोलते हैं, यानी जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल तुरंत लगाती है, यानी इनके बीच समय अंतराल नहीं होता। यहाँ पर आपको ध्यान देना, समय अंतराल का मतलब ये नहीं कि आपने 2:05 पर बल लगाया तो वो वस्तु आप पर 2:10 पर बल लगाएगी, यानी 2:05 पर आपने बल लगाया तो वो भी 2:05 पर ही बल लगाएगी, यानी इनके भी समय अंतराल नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया गया है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। अगला पॉइंट क्या है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। पहले लेक्चर में हमने ये पॉइंट क्लियर किया था। गैलीलियो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इटली देश के रहने वाले, और इन्होंने कौन सा नियम दिया, इन्होंने जड़त्व का नियम दिया। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्या लिखा है, पृथ्वी का आकार लगभग गोलाभ या अंडाकार होता है। ध्यान से समझो, बचपन से आप सुनते आए होंगे कि पृथ्वी गोल है, जबकि पृथ्वी एग्जैक्ट गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार है। अंडाकार का मतलब समझ रहे हो, इस टाइप से कुछ, ठीक, जैसा अंडा होता है, अंडे के आकार की पृथ्वी है, तो इसको गोलाभ या अंडाकार कह सकते हैं, लेकिन एकदम गोल नहीं है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट लिखा लगभग 10⁻11 तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अब देखो नया वर्ड आपको मिला क्या, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, कई सारे तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और जो गैलेक्सी होती है आपकी, वो 10⁻11 तारों के बराबर होती है, यानी 10 की पावर जब 11, यानी 10 के आगे आप 11 जीरो लगा दोगे तो उतने जो तारे तैयार होंगे आपके एक साथ इकट्ठे होंगे, उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी। यानी 2-4 तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी नहीं कह सकते हैं। गैलेक्सी का मतलब होता है 10⁻11, इतने तारे होने चाहिए। ठीक, आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सूक्ष्म मूल कणों से मिलकर बने हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सूक्ष्म मूल कणों से मिलकर बने, इन कणों को क्वार्क कहते हैं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान से समझना क्या है। आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा कि सबसे मूल कण जो होता है उसका मान होता है 1.6, ये पढ़ा होगा आपने मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यानी प्रकृति में इससे छोटा कोई आवेश नहीं, लेकिन आधुनिक भौतिकी में यानी मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कणों की ऐसी खोज की गई है जिनको संयोग से हम लोग मूल कण बनाते हैं। यानी आधुनिक भौतिकी की अगर पहले की बात करें एंशिएंट फिजिक्स के बारे में, तो उस समय ये मानक था कि मूल कण से छोटा कोई कण नहीं है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, लेकिन आधुनिक भौतिकी में कुछ ऐसे कण भी पाए गए हैं जिनकी खोज की गई है, यानी जिनको मिलाने से हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, क्वार्क। इनको क्या कहते हैं, और आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्वार्क होते हैं दो, एक होता है अप क्वार्क, ठीक है ना, आप थोड़ा और डिटेल में आप समझ लीजिए, और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक, अप क्वार्क का जो मान होता है वो होता है +2/3, +2/3e, और जो डाउन क्वार्क होता है उसका होता है -1/3e। ठीक, इनको आपको वैसे तो क्वार्क आपके 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्थायी रूप से 2 होते हैं। स्थायी रूप से कितने होते हैं, 2, जिनको कहते हैं हम लोग अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो मान होता है वो होता है +2/3e, डाउन क्वार्क का जो मान होता है वो होता है -1/3। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वहाँ डिटेल में थोड़ा और लिख लीजिए, नया वर्ड मिला इस वजह से पूरा समझाने का प्रयास किया है। यानी अगर हम बात करें पुरानी फिजिक्स की यानी एंशिएंट फिजिक्स की, तो तब लोगों का ये मानना था कि इससे छोटा कोई कण नहीं है, लेकिन आधुनिक भौतिकी में क्वार्क की खोज की गई है। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए, जिसमें से 2 स्थायी होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मान +2/3e और डाउन क्वार्क का मान -1/3e। क्लियर हुआ पॉइंट। ई का मान वही आपका 1.6 10⁻⁻19। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वार्क के बारे में। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे लिखा है वेक्टर v इक्वल वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, यानी ये फार्मूला लिखा है आपका वेग का। तो वेग बराबर ये क्या लिखा है, कोणीय वेग इंटू r। तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए आप। अगला पॉइंट समझो, अगला लिखा है अभिकेंद्र बल तथा अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्तीय मार्ग या पथ के केंद्र की ओर होती है। यानी यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए जो अभिकेंद्र बल होता है या अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्तीय मार्ग या पथ, दोनों चीज एक ही है, पथ को या फिर मार्ग के केंद्र की ओर होती है, तो इसकी दिशा आप क्या बताओगे, हमेशा उसके केंद्र की ओर होती है। अगला क्या पॉइंट लिखा, अगला लिखा है घड़ी की मिनट वाली तथा घंटे वाली सुई की कोणीय चालों का अनुपात 12:1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे वगैरह में आपके। तो ध्यान क्या देना है, घड़ी की मिनट वाली तथा घंटे वाली सुई की कोणीय चालों का अनुपात कितना होता है, 12:1। कौन कौन सी घड़ी की मिनट और घंटे की, ध्यान देना, ये 12:1। अगला लिखा है एक पिंड, ध्यान से समझो अगला पॉइंट। अगला लिखा हुआ है एक पिंड अचर चाल से गतिमान, फिर भी उसमें त्वरण संभव है यदि वह वृत्तीय गति करे। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई ऐसा पिंड है जो अचर चाल से गतिमान है, कैसा गतिमान हो, अचर चाल से, फिर भी उसमें त्वरण संभव है, लेकिन तब जब वह वृत्तीय गति करे। ठीक, तो ये अगला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, आकाश में उड़ता वायुयान 36 तल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स में आ चुका है, नेवी में भी आ चुका है, आपका एनडीए में भी आ चुका है। तो उसके पंख भीतर की ओर झुक जाते हैं। अब ध्यान से समझो, जैसे हेलीकॉप्टर आपका, हेलीकॉप्टर आपका कह रहा है यू मोड़ ले रहा है, तो ऐसे यू मोड़ होता है। तो जब हेलीकॉप्टर जाएगा, मान लो आपका हेलीकॉप्टर इस दिशा से जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है, तो जब ऐसे हेलीकॉप्टर जाएगा और ऐसे करके ऐसे मुड़ेगा, तो अंदर वाले पंखे अंदर की ओर दब जाएंगे। तो लिखा है उसके पंख भीतर की ओर झुक जाते हैं। तो पॉइंट इसमें क्या पूछा जाता है कि आकाश में उड़ता वायुयान 36 तल में जब यू मोड़ लेता है तो उसके कौन से पंखे भीतर की ओर झुक जाते हैं। तो आपका आंसर आएगा क्या, अंदर वाले पंखे। आई होप आप पॉइंट समझ रहे होंगे, भीतर या अंदर दोनों एक ही चीज है। एक यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, इसके पहले लेक्चर में हमने क्लियर किया था, यदि कोई कार मुड़ रही है, ध्यान से समझो, यदि कोई कार मुड़ रही है तो कौन से पहियों पर दाब कम लगता है, तो अंदर वाले पहियों पर दाब कम लगता है। कभी कभार ये पूछता है कि यदि एक कार तेजी से मोड़ पर मुड़ रही है तो मोड़ पर उसके कौन से पहिए पहले उठ जाएंगे, तब भी आपका आंसर आएगा अंदर वाले। आई होप आप पॉइंट समझ रहे हैं कि ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है।
जब भी हेलीकॉप्टर यू मोड़ लेता है तो उसके अंदर वाले पंखे अंदर की ओर झुक जाएंगे। दूसरा, यदि कोई कार मोड़ पर मुड़ रही है तो अंदर वाले पहियों पर कम दाब लगेगा। तीसरा पॉइंट, यदि कोई कार मोड़ पर मुड़ रही है तो मुड़ते समय उसके कौन से पहिए पहले ऊपर की ओर उठेंगे, तो अंदर वाले। जब मोड़ पर कोई कार पलटती है तो उसके सबसे पहले अंदर वाले पहिए उठ जाते हैं, तभी वो आगे की ओर पलट जाती है। और ये कब होता है, जब उसको अभिकेंद्र बल सही से नहीं मिल पाता। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है चंद्रमा की कोणीय चाल पृथ्वी की कोणीय चाल से अधिक है। तो ये आपका याद करने लायक है। ठीक, जो चंद्रमा की कोणीय चाल होती है यानी ओमेगा, वो पृथ्वी की कोणीय चाल से अधिक होती है। अगला लिखा है पहाड़ों की चक्करदार सड़क पहाड़ की ओर कुछ ढालू होती है ताकि वाहनों को अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कैसे घुमा के, कि पहाड़ों की चक्करदार सड़क पहाड़ की ओर कुछ ढालू होती है, क्यों? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ताकि अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके, यानी जो भी वाहन है उसको कौन सा बल प्राप्त हो सके, अभिकेंद्र बल। यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा तभी दुर्घटनाएं होती हैं। आई होप आप ये भी पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या लिखा है। अगला लिखा है ऊर्ध्ववृत्त में गति करते कण की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। ऊर्ध्ववृत्त में गति करते कण की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती, यानी हर जगह पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बदलती रहती। कब? जब ऊर्ध्ववृत्त में गति करते। इसके पहले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल बताया था आपको, एक धागे में एक कंकड़ बांधो और उसको आप ऊपर नीचे यानी ऊर्ध्वाधर तक घुमाते हैं, यानी ऐसी स्थिति में जो कण की गतिज ऊर्जा है वो समान नहीं रहती, यानी बदलती रहती है। ठीक, तो अगला पॉइंट समझिए इसमें। अगला लिखा वाहनों के पहिए में मडगार्ड कीचड़ से बचने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि पहिया वृत्तीय गति करता है और कीचड़ को स्पर्श रेखा की दिशा में फेंकता है। यानी देखा हो आपने साइकिल, जिसको गांव में मिरगाट बोलते हैं, समझ रहे हो ना बात को। मिरगाट नहीं होता है, वो मडगार्ड होता है। अब देखो विडंबना हमारे इंडिया में क्या है कि कुछ हम लोग नया सुनते हैं फिर वैसे ही चालू कर देते हैं बोलना। जैसे मड मीन्स होता है आपका कीचड़, और गार्ड मतलब होता है जो आपकी सुरक्षा करे। तो मड गार्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसको ध्यान दो पहले आप। मड गार्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको कहते हैं, यानी जो आपको कीचड़ से सुरक्षा करे। मड मतलब कीचड़, गार्ड मतलब सुरक्षा। जो कीचड़ से सुरक्षा करे उसको मड गार्ड कहते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ अपनी समस्या, अब सब लोग समझ रहे होंगे, 90% लोग, 90 नहीं बल्कि 99% लोग मडगार्ड नहीं बोलते हैं, मिरगाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरगाट। आप भी दुकानदार से कहोगे भैया मडगार्ड है, तो वो भी टेंशन में आ जाएगा कि है कि नहीं हमारे पास। ठीक है ना। तो मड गार्ड क्या होता है? जो कीचड़ से सुरक्षा करे। अब देखो लॉजिक समझो फिजिक्स का। वाहनों के पहिए में मड गार्ड कीचड़ से बचने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि पहिया वृत्तीय गति करता है। ध्यान कहाँ पर आपको देना है, पहिया वृत्तीय गति करता है और कीचड़ को स्पर्श रेखा दिशा में फेंकता है। ठीक, कीचड़ आगे आएगा तभी वो मिरगाट आपकी रक्षा करेगा। ठीक, फिर से हमने मिरगाट बोला ताकि आप समझ लो, होता मड गार्ड है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है कुली द्वारा सर पे सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कुली द्वारा सर पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि भार तथा विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कुली के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बोझा को ले जाने में कार्य नहीं होता है, लेकिन दैनिक जीवन में आप ये अप्लाई मत करना। खुद समझो, आप आपका बोझा कुली लेकर जाएगा और जब वो आपसे पैसे मांगेगा, आप कह दोगे भैया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काम तो आपने किया नहीं, क्योंकि भार तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 है, तो आप समझ जाओ उसके आगे क्या होने वाला है। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दो जरा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वहां कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि भार तथा विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो जाता है और cos 90 का मान क्या होता है? 0। इस वजह से वहां पर कार्य नहीं होता है, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कुली ने काम किया। अब ये चीज समझो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है अच्छा, कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कुली सामान लेके जाता है लेकिन कार्य नहीं होता है, तो फिर कुली थक क्यों जाता है? ठीक, आप लोगों से ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और कार्य नहीं होता है, फिर वो कुली थक क्यों जाता है? कौन सा फिजिक्स का रूल काम करता है या कौन सी घटना के कारण कुली थक जाता है? इतना तो आप कॉमन सेंस रखते हो कि जब एक जगह से दूसरे स्थान पर कोई कार्य करेगा। अब देखो साइंस हमारी कह रही है कि कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन फिर भी कुली थक जाएगा। आप अपने आप को कुली मान लो, बोझा उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओ तो क्या थकोगे नहीं? थक जाओगे, लेकिन क्यों थक जाओगे?
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो ये भी कमेंट कीजिए कि हमको नहीं पता है बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और जरूर बताएंगे कि कुली थक क्यों जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है कार अदिश राशि है तथा इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है एमकेएस पद्धति में। सीजीएस में कहा जाए तो कार का मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद करना है यहाँ पर कि 1 जूल कितने के बराबर होता है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मात्रक चाहना है, देखो कौन कौन से पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। कार अदिश राशि है तो ये क्लियर करना है, तथा इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। अब जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, ये दोनों एमकेएस पद्धति में। क्लियर। अर्ग जो है वो आपका सीजीएस पद्धति में। अब ये पद्धतियां क्या होती है, तो पद्धतियां होती है आपकी 4, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एक एसआई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। एमकेएस पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकेंड में नापते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी एमकेएस। नाम से ही समझो, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। फिर लिखा है सीजीएस। सीजीएस पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में। सब कुछ नाम में छिपा होता है, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड, यानी वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, सीजीएस। अब एक आपकी बचती एफपीएस, इसको भी समझ लो। एफपीएस, एफपीएस पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में। तो एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी एफपीएस पद्धति। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सारी यूनिटें, सारे इसके फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। ठीक, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला लिखा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो घर्षण बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो हमेशा निगेटिव होता है। क्लियर हुई बात। अगला लिखा नाभिक के परितः चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। हमने बताया था ना, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो इस हिसाब से चक्कर लगाता है, गोल गोल। ठीक, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यानी W इक्वल क्या होता है, 0। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में इतने पॉइंट। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।